हाँ, ये हो गया था टॉपिक। वैसे मैंने इसको स्टार्टिंग से इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने चीजें ऐड की हैं। जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ है इसमें प्रस्तावना, निष्कर्ष, हाँ, तो ये तो खैर पहले से ही थे लक्षण विशेषताएं। ये मैंने ऐड किया हुआ है विकास के लिए उत्तरदायी कारक, और समस्या निष्कर्ष ये तो पहले से ही था। इसके पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो ये एक चीज उसमें मिसिंग थी जो मैंने अभी इसको ऐड किया है, नगरवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, तो बाकी चीजें तो सब वही की वही हैं, आप पढ़ चुके हैं लोग ये वाला, और ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ लिया था आप लोगों ने, लक्षण भी हो गए थे। ये भी हो गए थे। हाँ, ये 3-4 पॉइंट मैंने और इसमें ऐड किए हैं जो नहीं थे उसमें, मैंने अलग से अलग बताए थे। तो इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कल, लेकिन मैंने यहां पर जो है इनको जोड़ दिया है ताकि आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से वो मिल जाए। ठीक है, श्रम विभाजन का बृहत रूप, उच्च गतिशीलता, परिवर्तन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण और व्यक्तिवादिता, ये 4 पॉइंट अन्य पॉइंट मैंने इसमें जोड़े हुए हैं। तो ऐसे टोटल अगर मिला के कहें तो कितने हो जाएंगे ये? नहीं, हाँ, 12 पॉइंट हो जाएंगे, टोटल मिला के 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है लक्षण विशेषताएं। इसके बाद आगे है, ये मैंने अलग से यहां पर ऐड किया है, नगरवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। ये नया है जो कल नहीं था, उसको मैंने कल कंप्लीट किए करके और इसको ऐड किया हुआ है। जैसे मैंने कल बताया था कि ये कहीं भी बुक्स में नहीं दिया गया है, और इसको मैंने खुद से जो है पॉइंट बनाए हैं और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। ये और बहुत जनरल चीजें हैं, आप भी अगर सोचेंगे तो आपके भी दिमाग में चीजें आ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है जो नया हो। हमने नगरीय समुदाय के लक्षण पढ़े हैं और नगरवाद भी पढ़ लिया है, समस्याएं पढ़ ली हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है ये पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो आरामदायक एवं सर्व सुविधा संपन्न नगरीय जीवन, व्यक्ति जो है नगरों की ओर आकर्षित क्यों होता है, नगर में रहने की इच्छा, भावना, आकर्षण, जागरूकता उसमें क्यों होती है, उसका पहला कारण मैंने लिखा है कि नगरीय जो जीवन होता है वो आरामदायक होता है, सर्व सुविधा संपन्न, है ना। सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गांव में आप जाओ तो कोई सुविधा नहीं है, आपको इधर उधर भटकना पड़ता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका समाधान निकालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सब चीजें उपलब्ध हैं, है ना। जहां पर आप रह रहे हैं उसके आसपास सारी चीजें लगभग आपको मिल जाएंगी। तो ये पहला रीजन मैंने इसमें लिखा हुआ है, पहला कारक लिखा हुआ है कि यहाँ का जो जीवन होता है अपेक्षाकृत ग्रामीण जो जीवन है उसकी अपेक्षा जो है जो नगरीय जीवन होता है वो काफी आरामदेह होता है, आरामदायक होता है ना, और सर्व सुविधा संपन्न होता है। इसलिए लोग नगरीय जीवन की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें जो है नगरवाद की भावना पाई जाती है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षण संस्थान अच्छे होते हैं और हॉस्पिटल वगैरह पर्याप्त मात्रा में होते हैं। रोजगार के अच्छे साधन, रोजगार के गांव की अपेक्षा साधन अच्छे होते हैं, ज्यादा साधन होते हैं, साधनों की, रोजगार के साधनों की बहुलता भी होती है और उनमें क्वालिटी भी रहती है, मतलब क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ज्यादा पाई जाती है।
यातायात तथा संचार साधनों की उत्तम व्यवस्था पाई जाती है ना। नगरीय क्षेत्रों में जो है यातायात तथा संचार की सुविधा होती है, आने जाने की सुविधा होती है, कहीं भी जो है ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं है। गांव में तो ज्यादातर पैदल ही चलते हैं लोग, है ना, इसलिए स्वस्थ भी रहते हैं। यहाँ पर तो हर जगह आपको साधन मिल जाएंगे। आप अपने घर से बाहर निकले, कहीं आपको जाना है, तुरंत जो है आपको आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ तो खैर अब ओला है, उबेर वगैरह चल गए, है ना, तो आप कहीं भी हो फोन करो और आपको वहीं पर ले लेगी, है ना। ये एक बड़ी सुविधा। गांव में कहाँ है ओला उबेर वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधाएं जो है गांव सिटी में हो गई। आगे बढ़ने तो विकास के अच्छे अवसर पाए जाते हैं ना। बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे साधन हैं, जिसकी वजह से जो है आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे आता है रूढ़वादी सोच या प्रवृत्ति के स्थान पर प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जाता है। गांव में जो है जो सोच होती है रूढ़वादी होती है, परंपरावादी सोच होती है, लेकिन सिटी में जो है सोच प्रगतिशील होती है, आगे बढ़ने की व्यक्ति सोचता है। गांव में क्या है कि थोड़ा सा अगर अन्य लोगों से वो अच्छा हो गया, उसकी स्थिति अच्छी हो गई, तो फिर उसको लगता है कि यार मैं हूं तो कोई नहीं है, मेरे मुकाबले तो कोई है ही नहीं, है ना। तो फिर वो कुछ सोचते नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोई है नहीं ना। छोटा गांव है, छोटे गांव में जो है कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार मुझसे तो संपन्न कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। है ना। तो इस चक्कर में वहां पर जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिल पाती। अब यहां पर तो आप देखो कि एक से एक रिच फैमिली है, एक से एक डेवलप्ड फैमिली है, तो प्रेरणा मिलती है। भाई देखो वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया, है ना, कितनी उसने प्रोग्रेस कर ली, तो मुझे भी प्रोग्रेस करना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की प्रेरणाएं जो है यहाँ पर मिलती हैं। जाति प्रथा की कठोरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है, सहिष्णुता का भाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा ज्यादा पाई जाती है ना, कठोर पाई जाती है। तो ये कुछ 7 पॉइंट ये मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद आगे भी हैं। कानून एवं व्यवस्था तो सुरक्षा की उचित व्यवस्था होती है। हालांकि यहां भी जो है लूटपाट है, चोरी है, डकैती है जैसी घटनाएं होती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि गांव की अपेक्षा यहाँ ज्यादा होती है, लेकिन कानून व्यवस्था काफी अच्छी होती है, सुरक्षा की व्यवस्था काफी अच्छी होती है। गांव में आप देखो तो पुलिस जाती नहीं है ना, गांव में पुलिस नहीं जाती है। कब जाती है? जब कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तब जो है कोई कंप्लेन करेगा, रिपोर्ट करेगा, तब पुलिस जाती है, बाकी ऐसे नहीं जाती है ना। मतलब गांव से आप देखो, जैसे हमारा गांव है तो टाउन है, वहां से करीब 10 किलोमीटर पड़ता है ना, तो 10 किलोमीटर उधर पुलिस रहती है। गांव में बहुत कम जाती है, कभी कभी जाती है, लेकिन फिर भी जो है वहां पर इतनी घटनाएं नहीं होती। सोचो आप, सोचने की बात है कि पुलिस वहां है ही नहीं, ना तो दिन में रहती है ना रात में रहती है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की घटनाएं कम होती हैं लेकिन कम होती हैं। और यहां पर तो 24 घंटे ही पुलिस रहती है, फिर भी होती है। कभी ऐसे नहीं हो पुलिस तैनात तो क्या हो, गांव जैसी स्थिति हो जाए तो फिर कैसे हो, है ना। तो गांव के लोग क्या है, खुद ही अपनी सुरक्षा करते हैं। उनको जरूरत ही नहीं किसी की सुरक्षा की, है ना। इसलिए वो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर है वो हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हैं। तो देखा जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, लेकिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वो एक अलग मैटर है। अत्याधुनिक तकनीकों का प्रचलन गांव में जो है, चूंकि कार्यों की बहुलता होती है और कार्यों की जटिलता होती है ना। सिटी में, नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कार्य ज्यादा भी होते हैं और जटिल प्रकृति के भी होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कार्यों की बहुलता और कार्यों की जटिलता, है ना। तो इस कारण से उन कार्यों को सही ढंग से संपादित करने के लिए नई अत्याधुनिक तकनीकों की जरूरत होती है, नए आविष्कार होते हैं, है ना। यहाँ पर आविष्कार का भी आप उल्लेख कर सकते हैं।
नई तकनीकों का प्रचलन, इसी में लिख सकते हैं नए आविष्कारों को महत्व दें, ये नए आविष्कार होना, ये सभी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है बाजारों की उपलब्धता। बाजार आपको हर जगह मिल जाएंगे, बाजारों की उपलब्धता हर जगह होती है, इसलिए लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। अब गांव में देखो तो आप मार्केट जो है एक निश्चित टाइम पर लगते हैं, है ना, मतलब एक दिन फिक्स रहता है। गांव में तो लगते ही नहीं है, गांव के पास में लगते हैं। जैसे हमारा गांव है तो गांव से 10 किलोमीटर दूर जो टाउन है वहां पर फ्राइडे को लगता है बाजार, हाट बाजार फ्राइडे को लगता है। हालांकि वहां पर बाकी सामान मिल जाता है, लेकिन बाजार जो लगता है वो फ्राइडे को ही लगता है, एक दिन लगता है। सोचो आप, तो उसका इंतजार होता है मतलब गांव की जिंदगी बहुत अलग है, इंतजार होता है। भाई देखो फ्राइडे को, शुक्रवार को बाजार है तो उसमें चीजें ले लेंगे हम, है ना, जो उनकी उत्पादन करते हैं उसको जाकर के बेचते हैं, फिर उससे जो है वो सामान लेते हैं, है ना। एक दिन वो फिक्स रखते हैं कि भाई एक दिन जो है शुक्रवार को हमें वहां जाना है, बाजार है, वहां से सामान लाना है। इस तरह से होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है रोज ही बाजार है, रोज बाजार लगता है, आप कभी भी जाओ सब चीजें उपलब्ध हैं आपको, है ना। तो ये है। हालांकि यहाँ पर भी जो है कुछ जगह पर सब्जी मार्केट लगता है, कुछ जगह ऐसी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सब्जी मार्केट उस दिन लगता है। बाकी सब्जी मंडी तो खैर रोज ही लगती है, जो बड़ी सब्जी मंडी है वो तो रोज ही है, ये आपके पास में ही है चौथराम मंडी, वहाँ पर तो रोज ही सब्जी मंडी। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं यहाँ भी जहाँ पर जो है कुछ निश्चित डे सब्जी मिलती है, मार्केट लगती है। जैसे राऊ है, हमारे पास में राऊ पड़ता है, तो राऊ में जो है मंडे को सब्जी बाजार लगता है, मंडे को रहता है उसमें, है ना। तो इस तरीके से ये हो गए नगरवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। 10 पॉइंट मैंने यहां पर सोच करके निकाले हैं, और आप लोग भी सोच करके कुछ और पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब यहां पर ये कि ये 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये ऐसे नहीं केवल यही पॉइंट आएंगे, अदर पॉइंट भी आप सोच करके निकाल सकते, क्योंकि मैंने सारे सोचे हैं ये पॉइंट, कहीं से भी ऐसे लिए नहीं, क्योंकि ये दिया ही नहीं गया है, किसी भी बुक में कारक नहीं दिए गए हैं। और नगरवाद ही केवल मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 5-6-7 बुक हैं, उसमें केवल एक ही बुक में नगरवाद दिया है, वो भी आधा अधूरा दिया है, वो भी पूरा नहीं दिया है। उसमें नगरवाद की विशेषताएं वगैरह दी हैं, समस्याएं मैंने अलग से सोची हैं, कारक मैंने अलग से सोच करके यहाँ पर लिखे हैं, तब जाकर के ये कंप्लीट क्वेश्चन बना है, कंप्लीट हुआ है टॉपिक, है ना। तो देखा जाए तो मैटर की बड़ी समस्या लगातार चल रही है। आपका जो सिलेबस उन्होंने बनाया है, उस सिलेबस की मैटर की समस्या बहुत ज्यादा है। इतनी बुक छानने के बाद भी कुछ चीजें प्रॉब्लम कर ही रही, हर यूनिट में, हर टॉपिक में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी चीजें तो हमने पढ़ी ली थी, समस्याएं हमने पढ़ ली थी, हो गया था ये समस्याओं का टॉपिक, ये वही चल रहा है, समस्याएं ही चल रही हैं। ये 10 पॉइंट समस्याओं के मैंने बताए थे। इसके बाद ये मैंने हाँ, ये एक्चुअली मैंने नया यहां पर ऐड किया है टॉपिक, कृषक समाज की अवधारणा। ये इसके पहले नहीं था, मैंने किसान अध्ययन, कृषक वर्ग संरचना, इसके बारे में बताया था। तो ये एक्चुअली मैंने कल ही इसको ऐड किया है, क्योंकि ये उसमें मिसिंग था। तो मैंने बाद में जब उसको स्टडी की, सोचा, तो मुझे लगा कि ये एक और टॉपिक ऐड होना चाहिए। तो किसान अध्ययन के पहले ये टॉपिक मैंने ऐड किया है, कृषक या किसान समाज की अवधारणा। अब ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, ये मैंने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बना दिया, इसकी जरूरत नहीं होती है यहाँ पर,
इसको तो वैसे ही बता देते हैं, बाकी नोट्स में चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को, इसमें तो खास खास पॉइंट ही बताए जाते हैं यहाँ पर। तो कृषक समाज की अवधारणा कैसे आई, किसने इस अवधारणा को विकसित किया, इस अवधारणा को किसने जो है बताया, तो उसमें नाम आता है रॉबर्ट रेडफील्ड का। पहले भी कई बार इसका जिक्र हुआ है। कृषक समाज की अवधारणा को विकसित करने का जो श्रेय है रॉबर्ट रेडफील्ड, पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पिजेन सोसाइटी एंड कल्चर को जाता है। कृषक समाज का अध्ययन क्यों जरूरी है वो मैंने यहाँ पर बताया है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, तो जब तक कृषि और कृषक समृद्ध नहीं होंगे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वानों द्वारा कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया गया है। उन अवधारणाओं में रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अगर हम ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल विचारक कहे जाते हैं जिन्होंने कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया है। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संदर्भ में जो नाम आते हैं वो एक देसाई के नाम आते हैं, आगे पढ़ा था, आगे अभी उनका नाम आएगा, और एक नाम आता है बेडन पावेल, बेडन पावेल का नाम आता है और देसाई का नाम आता है। तो ये दो विचारक जो है इन्होंने भारतीय संदर्भ में इस अवधारणा को विकसित किया है, अध्ययन किया है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड का इस दिशा में नाम आता है। ठीक है, तो ऐसे नाम आपको ध्यान रखना है। यहीं से कभी क्वेश्चन आपको पूछ ले, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि कृषक समाज की अवधारणा को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इनका नाम आएगा, इनकी पुस्तक आपको बतानी पड़ेगी। भारतीय संदर्भ में कृषक समाज का अध्ययन किसने किया है, तो एसी देसाई और बेडन पावेल, दो नाम यहाँ पर आपको भारतीय संदर्भ में याद रखना है, लिखना है। ठीक है, तो ये जो है आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने नया टॉपिक यहां पर ऐड किया है, फिर इसका अर्थ है, इसकी विशेषताएं हैं। ये कृषक समाज या किसान समाज का मीनिंग मैंने यहां पर बताया है। कृषक समाज ऐसा समाज होता है, ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोक समाज तथा सब समाज के बीच की अवस्था है, के बीच स्थित होता है और कृषि करके अपनी आजीविका का संचालन करता है। ये जो है कृषक समाज की अवधारणा या उसका अर्थ है। कृषक समाज जो है वो ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोक समाज तथा सब समाज के बीच स्थित होता है और भूमि पर खेती करके अपनी आजीविका चलाता है। सीधा सीधा अर्थ इसमें कुछ ऐसा नहीं है, और इसी को मैंने फिर थोड़ा सा ग्राफिक तरीके से यहाँ पर बताया है। लोक समाज और ये सब समाज है, इसके बीच में आता है कृषक समाज, जो कृषि संबंधी कार्यों का संपादन करता है और इसके जरिए अपनी आजीविका चलाता है। ठीक, तो क्लियर हो गया ये। लोक समाज का मतलब होता है जनजाति समाज, है ना। जनजाति समाज और अन्य जो समाज है कृषक समाजों के अलावा, उनको लोक समाज कहते हैं, ना। और सब समाज जो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं वो सब समाज हो गए। तो इन दोनों के बीच जो स्थित समाज है उसको हम कह देते हैं कृषक समाज। ठीक है, लोक समाज में जनजाति समाज और अन्य कृषक समाजों के अलावा अन्य जो समाज हैं उनको इसमें लोक समाज में सम्मिलित करते हैं। नगरीय समाज के अंतर्गत सब समाज के अंतर्गत नगरीय समाज को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच जो स्थित समाज होता है उसको हम कहते हैं कृषक समाज, और वो भूमि पर खेती करके, कृषि करके अपनी आजीविका का संचालन करता है। ठीक, तो यही चीज मैंने यहां पर एक ग्राफिक के जरिए बताई। क्लियर हो गया ये। इसके बाद है इसकी विशेषताएं। पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो विशेषताएं बताई हैं 5, उनका मैंने यहां पर जिक्र किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है और उन्होंने जो है कृषक समाज की 5 विशेषताएं भी बताई हैं। तो पहले उन 5 विशेषताओं का यहां पर मैंने जिक्र किया हुआ है, और इसके बाद फिर
कुछ अन्य विशेषताएं भी मैंने लिखी हुई। अविभेदीकृत, ये एक्चुअली बड़ी दी आएगी इसमें, अविभेदीकृत। तो कृषक समाज जो है अपेक्षाकृत समरूप समाज होता है। समरूप समाज होता है मतलब उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एक जैसा समाज है। इसके सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं, खेती करके करते हैं, है ना, बहुत कॉमन बात है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समाज, मतलब इसमें स्तर नहीं होते हैं। किसान यानी किसान है, उसमें कोई ऐसा अलग अलग किसान, हालांकि वो छोटे किसान, बड़े किसान, मध्यम किसान, इस तरह का जो है कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन इसमें स्तर नहीं होते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था में अलग अलग स्तर होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इस तरह का स्त्रीकरण जो है कृषक समाजों में नहीं पाया जाता है, ये यहां पर वो कहना चाह रहे हैं। कृषक समाज यानी एक ही समाज है, उसमें अलग अलग स्तर नहीं होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम कहें तो छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान, इस आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया गया है। सोशियोलॉजी के अंतर्गत इस तरह कोई क्लासिफिकेशन नहीं है किसानों का, है ना। तो हम यहाँ पर सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कोई क्लासिफिकेशन आप नहीं बता सकते। जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर जो है फिर उसका उल्लेख आता है, जोतों के आकार के हिसाब से जो है हम डिवाइडेशन करते हैं। अभी हम कृषि जोत पढ़ेंगे तो वहां पर उसका उल्लेख आता है, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, मध्यम किसान है, बृहद किसान है, बड़े किसान है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन वो कहां पर है, वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। यहां पर जो है हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये है। इसके बाद दो और विशेषताएं हैं। कृषक समाज जो है नगरों या कस्बों के कुलीन वर्गों से भिन्न, जैसे मैंने ये बताया था कि सभ्य समाज का जो हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वो सभ्य समाज यानी नगरों में जो समाज रहता है वो सभ्य समाज है। अलग कृषक भी सभ्य भी हैं, असभ्य नहीं है, लेकिन अब ऐसा मान रहे हैं, ठीक है ना, सब सभ्य ही है ना, क्योंकि सभ्य मानव है ना। पहले बर्बर मानव था, पहले आदिम मानव था, फिर बीच में बर्बर मानव युग आया, अभी सब हो गए तो सभी सब हैं, चाहे वो लोक समाज हो, चाहे वो कृषक समाज हो, चाहे वो नगरी समाज हो, सभी सब हैं। लेकिन वो कैटेगरी थोड़ा सा अलग अलग कर दी गई है। नहीं तो किसान कहने लगे भाई हम सब नहीं है क्या, है ना, किसान ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, आप हमें तो असभ्य बना रहे हैं। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए थे, आर्थिक आधार पर जो है अलग होते हैं। अन्य समाज मतलब जैसे औद्योगिक समाज होते हैं तो उनसे ये अलग होते हैं। एक सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं, वो उनका समाज होता है ना, उनको जो है रेगुलर इनकम होती रहती है। जैसे औद्योगिक समाज है ना, औद्योगिक घराने होते हैं, उनको एक रेगुलर इनकम होती है। लेकिन कृषक जो समाज होता है उनको सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि रेगुलर इनकम कुछ नहीं है, एक टाइम पर ही उनको इनकम होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, है ना। फसल कटाई होगी, फसल कट के आएगी, है ना, उसकी थ्रेसिंग होगी, फिर जो है वो जब उसको बेचेंगे मार्केट में तब उनको पैसे आएंगे। डेली या मंथली जो है उनको कोई इनकम नहीं होती। तो इस आधार पर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर कृषक समाज जो है अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होते हैं। इस बेस पर उन्होंने ऐसा कहा है कि किसानों को जो है रेगुलर इनकम कुछ भी नहीं होती है, एक टाइम पर ही इनकम होती है। जब रबी की फसल कटेगी उसके बाद जो है उनकी इनकम होगी, खरीफ की फसल कटेगी, बीच में कोई फसल उन्होंने बोई है, सब्जियां बोई हैं, तो जो है उससे उनको कुछ इनकम होगी, हो सकती है। तो इस तरीके से जो है इनको अलग माना गया है आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से। ठीक है, तो ये 5 लक्षण जो है कृषक समाजों के रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए हैं। फिर मैंने कुछ और इसमें पॉइंट अलग से जोड़े हुए हैं, अन्य लक्षण या विशेषताएं मैंने ये जोड़ दिए हैं। ये अपने तरीके से मैंने पॉइंट जोड़े हैं, खुद सोच करके मैंने ये बनाए। बहुत सारी चीजें खुद सोच करके बनानी पड़ती है। प्रकृति से निकटता है, प्रकृति से निकटता है मतलब जो भी चीजें वो करते हैं वो कहीं न कहीं जो है प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, प्रकृति से प्रभावित होती हैं, है ना।
मतलब अगर प्रकृति साथ नहीं दे तो किसानों की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो प्रकृति से निकटता का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रकृति से जुड़े हुए हमेशा रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से प्रभावित होते हैं, उनका काम हमेशा प्रकृति से प्रभावित होता है, जलवायु से प्रभावित होता है ना। अगर बारिश नहीं हो तो फसल को प्रॉब्लम हो जाएगी, बारिश ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओले पड़ गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पाला पड़ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं, है ना। ये इस तरह की अगर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं खेती को नुकसान होता है, कृषि को नुकसान होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो किसान होते हैं वो प्रकृति से निकटता रखते हैं, यानी उनका प्रकृति से बहुत गहरा नाता होता है, उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। विशेषीकरण का अभाव, विशेषीकरण नहीं पाया जाता है किसानों में, और लगभग सभी किसान जो है हर काम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। विशेषीकरण का मतलब होता है कि एक कार्य में विशेषज्ञता होना, स्पेशलिस्ट होना। तो किसानों में विशेषीकरण नहीं पाया जाता है, सीमित आकार होता है इनका जो क्षेत्र होता है ना। सीमित आकार का मतलब होता है कि इनकी जो सोसाइटी होती है वो सीमित होती है, मतलब कृषक समाज की का जो आकार है ना, वो छोटे छोटे समाज होते हैं, बहुत ज्यादा वो विस्तृत नहीं होते हैं। कृषिशीलता की कमी, हम पढ़ ही चुके हैं, कृषिशीलता नहीं पाई जाती है क्योंकि उतने संसाधन नहीं उनके पास, बहुत ज्यादा वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है और संसाधन भी नहीं, दोनों चीजें हैं ना। किसानों में उतनी ज्यादा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि जो चल रहा है चलने दो, उसमें कुछ भी चेंज करने की नहीं सोचते हैं। तो नहीं सोचना, एक तो सोचते नहीं है, दूसरा सोचे भी तो कैसे सोचेंगे, कुछ है ही नहीं, कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो इस तरह से वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, उनके जो बीच में संबंध होते हैं वो वैयक्तिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, और बहुत ज्यादा निष्कपटता होती है, बनावटीपन नहीं होता है। हम पढ़ चुके हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में चीज हम पढ़ चुके हैं, वहीं से ये पॉइंट हमने लिए। चीजें वही है, ग्रामीण समुदाय कृषक समुदाय, चीज वही है, क्योंकि ग्रामीण समाज में किसान ही रहते हैं। तो ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएं हैं उनमें से ज्यादातर विशेषताएं वही हैं जो इनकी हैं, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है। तो ये इस तरीके से ये मैंने अलग से ये चीज जोड़ी है जो पहले नहीं थी, तो इसको ऐड कर लेना आप लोग, हालांकि नोट्स में तो मिल जाएगी। बाकी ये तो मैं बता ही चुका था, इसके बारे में तो हो गया था, पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। किसान कृषक अध्ययन, इसके बारे में मैंने बता दिया है, और किसान अध्ययन के संबंध में ये डायग्राम भी मैंने बता दिया था, इसके बारे में हो गया था। भूमि पर स्वामित्व है, भूमि पर नियंत्रण है, भूमि का प्रयोग है, किसानों की चुनौतियां तथा संतोष है, किसानों की आधुनिक प्रवृत्तियां हैं। ये जो है मैंने, हाँ ये एक्चुअली उसमें नहीं था, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने अलग से बनाया था, तो इसको मैंने ऐड करवाया है कल, इसमें था नहीं पीपीटी में, है ना। तो मुझे उस समय याद आया कि इसको ऐड नहीं किया था, तो मैंने कल इसको ऐड करवाया है, तो इसको थोड़ा सा देख लो। हालांकि मैंने हाथ से बना दिया था कल, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको पीपीटी के में जो है ऐड करवा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथ से बनाना और इस तरह से अंतर आ जाता है, अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा लगता है ना, इसका फर्क पड़ जाता है। तो ये है, छोटी छोटी गलतियां रहती हैं बहुत। हाँ, तो किसान अध्ययन में किसानों की जो भूमि है उस पर उनका स्वामित्व है नहीं है। दूसरा, भूमि पर नियंत्रण, भूमि का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किसानों को चुनौतियां क्या क्या हैं, किसान खेती करते समय उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उनकी समस्याएं, उनका जो असंतोष है उनके बारे में, किसानों की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इन सभी चीजों का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं किसान अध्ययन। और ये हम क्यों करते हैं, कृषकों के कल्याण के लिए, कृषकों के हितों के लिए और उनकी आय को दुगना करने के लिए। ये सारी चीजें मैंने ऐसे ग्राफिक के जरिए आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो ये है किसान अध्ययन के बारे में, हो गया क्लियर। ये
कल मैंने बताया था उसी में थोड़ा सा कुछ ऐड कर देना। हो सकता है कि कुछ पॉइंट उसमें नहीं हो तो उससे देख करके आप उसको ऐड कर लो उसमें। ठीक हो गया था, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, ये मैंने देखो नया जोड़ा है, ये नहीं था पहले। इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट तो बनाया था ना मैंने, फॉर्मेट नहीं है क्या? हाँ बनाया ना, वही। ये भी नहीं था मेरे ख्याल से, क्या फॉर्मेट भी नहीं था, तो उसको देख लेना। इसमें कुछ चीजें ऐड की थी मैंने, की है मतलब कृषक संबंधी अध्ययनों के उपागम, हाँ ये ऐड किया हुआ है, ये नहीं था उसमें। कृषक संबंधी अध्ययनों के उपागम नहीं था। भारत में कृषक संरचना, ये था मेरे ख्याल से। कृषक असंतोष आंदोलन निष्कर्ष, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है ना। पहले जो चीजें थी उसमें कुछ चीजें और मैंने ऐड कर दी है, मॉडिफाई किया है इसका फॉर्मेट, इस टॉपिक के अंतर्गत फॉर्मेट है ना। बाकी तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये मैंने नया इसमें ऐड किया है, किसान अध्ययन के उद्देश्य। देखिए किसान अध्ययन के उद्देश्य बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत जनरल चीजें हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, सब पॉइंट मैंने खुद लिखे हैं। आप देखेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। किसानों द्वारा जो कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम किसानों का अध्ययन करते हैं। किसानों को कार्य करने के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं, जो उनके समक्ष चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, इसके जरिए उनको जाना जाता है। और जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगा करके और उनके निराकरण के लिए उपाय करने के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। पहले तो जो भी कठिनाइयां कृषि के दौरान आ रही हैं उनको जानना, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनके निराकरण के लिए उपाय किए जाते हैं। कृषि संबंधी जो नीतियां हैं और जो कानून हैं उनका निर्माण करने के लिए जो जानकारी चाहिए होती है उसके लिए भी किसानों का अध्ययन किया जाता है ना। कृषि संबंधी कानून और कृषि संबंधी जो नीतियां हैं उनका निर्माण करने के लिए किसानों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के द्वारा हम जानकारी इकट्ठी करते हैं और उस जानकारी का उपयोग कृषि संबंधी कानून, कृषि संबंधी नीतियां बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 पॉइंट है किसान अध्ययन के संबंध। जनरल चीजें हैं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद आता है कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका किस तरह से उपयोग हो सकता है, उसकी क्या संभावना है ना। बहुत सारे किसान आज भी जो है परंपरागत तकनीक का यूज कर रहे हैं, तो परंपरागत तकनीक के स्थान पर किस तरह से नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, किस हद तक किया जा सकता है, इसकी क्या संभावना है, इसका अध्ययन जो है किया जाता है इसके माध्यम से। तो कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक जो तकनीक है उसके प्रयोग की संभावना का पता लगाना, कृषक असंतोष का अध्ययन करना। अभी लगातार ही आंदोलन हो रहे हैं, किसानों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, ये आधुनिक प्रवृत्ति है, तो इसका अध्ययन करना है। लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं कृषकों के उनका अध्ययन करना तथा उनको कम करने के लिए प्रयास करना, उनके कारणों का पता लगाना कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें एक और जोड़ सकते हैं, आंदोलनों के कारणों का पता लगाना। जो आंदोलन उनका पता लगाना कारणों का और उनको कम करने के लिए प्रयास करना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों की आय को दोगुना करना, उसे 2 गुना करना ज्यादा सही रहता है, 2 गुना ऐसा लेते, 2 गुना करने का प्रयास करना। तो ये इस तरीके से
8 पॉइंट हो गए। इसके बाद है किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा मांग चल रही है। किसानों द्वारा इसको लेकर के काफी आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में, एमएसपी का मूल्यांकन करना, उसमें सुधार करना, तो एमएसपी से संबंधित जो अध्ययन है करना और उसमें समयानुकूल या समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करना। तो ये इस तरीके से अध्ययन का एक पर्पज यहाँ पर मैंने बताया है। और जो किसान है उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के संबंध में भी अध्ययन किया जाता है कि उनकी उपज का कैसे उचित मूल्य दिलाया जा सके, इसके लिए भी किसानों के अध्ययन किए जाते हैं। उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाना, किसानों का जो शोषण होता है, किसानों के जो उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ना, तो इस तरह से जो शोषण किया जाता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी किसानों का अध्ययन किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात जो कार्यक्रम चल रहे हैं कृषकों के या कृषि विकास के लिए, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना और वो परिवर्तन सकारात्मक है, नकारात्मक है, उनका कितना फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे कार्यक्रम बनाना और उनका संचालन करना। तो इस तरीके से ये 12 पॉइंट मैंने यहां पर आप लोगों को बताए, किसान अध्ययन के उद्देश्य के 12 पॉइंट। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया ये। और फिर एक चीज और इसमें ऐड की है मैंने, इनके अध्ययन के उपागम, है ना, ये तो उद्देश्य बताए हैं। किसानों के अध्ययन के उपागम आगे है, ये कृषि संबंधी अध्ययनों के उपागम। तो अलग अलग विचारकों ने किसानों के अध्ययन के संबंध में अलग अलग उपागम या अप्रोच दिए हैं। उसमें पहला है उद्विकासवादी उपागम है। पहला उपागम है उद्विकासवादी। उद्विकासवादी उपागम, उद्विकास जैसा नाम से क्लियर है कि कृषि के उद्विकास यानी कृषि के उदय तथा उसके विकास के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं, ऐसे उपागम को कहते हैं उद्विकासवादी उपागम, है ना। खेती का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, पहले खेती किस तरह से होती थी, कौन खेती करता था, कौन उसका मालिक होता था, है ना, भूस्वामी, काश्तकार, पहले एक्चुअली सामूहिक स्वामित्व होता था कृषि में, फिर अब जो है व्यक्तिगत स्वामित्व कैसे आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस उपागम के अंतर्गत देखी जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। कृषि, इसके अंतर्गत कृषि की प्रारंभिक अवस्था तथा उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये विषय सम्मिलित किए गए हैं। जैसे मैंने बताया है कि पहले भूमि पर नियंत्रण का अधिकार किसका था, पहले एक्चुअली भूस्वामी होते थे, वही खेती करते थे। बाद में ब्रिटिश काल में उनको बेदखल कर दिया गया, भूस्वामी और काश्तकार हो गए, है ना। जो भूस्वामी क्या होते थे, खेती नहीं करते थे, वो पट्टे पर जमीन दे देते थे, दूसरे लोग खेती करते थे, है ना, और उनका इस तरह से शोषण किया जाता था। भूमि पर नियंत्रण का अधिकार किसका था, पहले खेती कौन करता था, क्योंकि पहले जो जिसका अधिकार था वही खेती करता था। बाद में जो है ये दो अलग अलग वर्ग बन गए, भूस्वामी अलग हो गए और खेती करने वाले काश्तकार अलग हो गए, है ना। ब्रिटिश काल में ये चेंज हो गया था और इसी से आगे चल करके जमींदारी व्यवस्था विकसित हुई थी। इसके बाद भूमि के सामूहिक स्वामित्व का जो व्यक्तिगत स्वामित्व में स्थानांतरण कैसे हुआ, यानी भूमि पर पहले जो है सामूहिक स्वामित्व हुआ करता था, है ना। प्राचीन समय में भूमि पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता था, पूरे समूह का स्वामित्व हुआ करता था। फिर जो है वो
व्यक्तिगत स्वामित्व में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं कृषि भूमि का केंद्रीकरण हो गया, और इसी को कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदार बन गए, एक एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जागीर, बहुत सारी जमीन आ गई, है ना। पहले जो है पूरे एक समूह का, एक गांव का भूमि पर स्वामित्व हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। तो उसको कहते थे सामूहिक स्वामित्व। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था, वो धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वामित्व में कन्वर्ट हो गया, और यहीं से जो है भूमि के केंद्रीकरण का विकास हो गया। भूमि का केंद्रीकरण, भूमि का केंद्रीकरण भूमि का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि भूमि किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाना, एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन हो जाना। इसी से जो है जागीरदारी व्यवस्था का प्रचलन हो जाता है। ये जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों का शोषण किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था, उसके अध्ययन के संबंध में भी यहाँ पर बात कही जाती है। और इस उपागम का जो प्रयोग करने वाले विचारक थे उसमें दो नाम आते हैं, एक तो बेडन पावेल और समदर सेन। इन दो समाज शास्त्रियों ने भारतीय संदर्भ में कृषक संबंधी अध्ययन किए हैं, और उन्होंने इस उपागम का प्रयोग किया है जिसका नाम है उद्विकासवादी उपागम। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इस उपागम के अंतर्गत कृषि की जो प्राचीनतम स्थिति थी वो कैसी थी। पहले कौन किसका स्वामित्व हुआ करता था, कौन खेती करता था, जो सामूहिक स्वामित्व था भूमि पर उसका स्थानांतरण व्यक्तिगत स्वामित्व में कैसे हो गया, खेती का केंद्रीकरण कैसे हो गया, जागीरदारी व्यवस्था कैसे विकसित हो गई, जागीरदारी व्यवस्था में कृषकों का शोषण कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इस उपागम के अंतर्गत देखी जाती हैं। दूसरा उपागम आता है, इसको कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवादी। यहां पर बीच में डैश आता है, ऐतिहासिक भौतिकवादी उपागम, दूसरा उपागम। इसमें जो विषय सम्मिलित किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिखे हैं, और ये भी बताया है कि ये विषय किसके द्वारा बताए गए हैं, इन विषयों के संबंध में अध्ययन किस विद्वान ने किए हैं। तो यहाँ पर साइड में विद्वान का नाम भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जिनको बताने वाले हैं विद्वान A.R. देसाई। तो इसमें भारतीय कृषक संरचना को समझना, इस उपागम के अंतर्गत A.R. देसाई ने इसका उपयोग करते हुए भारतीय कृषक संरचना को समझने का प्रयास किया है। समकालीन कृषक समस्याओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना। समकालीन मतलब होता है उस समय, है ना। उस समय मतलब जिस समय ये अध्ययन हुआ उसको कह देते हैं समकालीन, है ना। A.R. देसाई ने जब ये अध्ययन किया तो उसको हम कहेंगे समकालीन। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने कृषकों की समस्याओं का जो अध्ययन किया वो किस परिप्रेक्ष्य में समझा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। मतलब जो वर्तमान की कोई समस्या है उसका इतिहास से किस तरह से संबंध है, क्या उसी वजह से जो है आज ये प्रॉब्लम चल रही है क्या, है ना। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कहीं ना कहीं इतिहास से कनेक्शन होता है, इतिहास में ऐसा कुछ घटित हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम आज हम झेल रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर समस्या, पाकिस्तान का विभाजन, जम्मू कश्मीर समस्या, ये कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का परिणाम है, दुष्परिणाम है ना। तो ये ऐसे इतिहास से उसको जोड़ देना है समझ में। जैसे मैंने बताया था कि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो वहीं से जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई, उसका बीजारोपण हो गया। इसी को हम कहते हैं सांप्रदायिकता का बीजारोपण, है ना। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है
मुसलमानों को जब पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया तो यहां से भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो गया और भारत पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा यहां से बन गई। फिर आगे बढ़ते हुए दोनों अलग हो जाते हैं और आज जो कश्मीर समस्या है, पीओके की समस्या है, वो उसी की देन है। तो ये होता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसी को हम कहते हैं। तो किसानों की जो समस्याएं हैं उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, समकालीन, समझ रहे हैं ना, दो वर्ड, समकालीन कृषक समस्याओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना। तो समकालीन मतलब जब ए.आर. देसाई ने अध्ययन किया उसको हम कहेंगे समकालीन, है ना। तो उस समय उनको जो समस्या दिखी उसका उन्होंने इतिहास से जोड़ करके उसको समस्या को देखा कि ये जो समस्या है इतिहास से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कि कई विद्वान ये कहते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था अब खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्टली वो चीज चलती रहती है। गांव में अभी भी वो चीज चल रही है इनडायरेक्ट, है ना। तो उसी की आज देन ये कही जाती है। जो भी किसानों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जो इतिहास से संबंधित हैं, इतिहास की देन है। ऐतिहासिक जो नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों की वजह से जो है जो समस्याएं पैदा हुई वो आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है। ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्ग संघर्ष चलता है की समस्या को कृषक वर्ग संरचना के परिप्रेक्ष्य में देखना। ग्रामीण सामाजिक संरचना और वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच जो झगड़ा होता है, विवाद चलता रहता है ना। जैसे पूंजीपतियों और जो श्रमिक वर्ग है उनके बीच झगड़ा चलता रहता है। गांव में किसानों और श्रमिकों के बीच झगड़ा चलता रहता है। एक काश्तकार किसान है और कुछ कृषि श्रमिक होते हैं, उनके बीच झगड़ा चलता रहता है। तो वहां पर हम वर्ग संघर्ष देखते हैं, है ना। तो उसका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। तो ये ए.आर. देसाई ने इस तरह के अध्ययन किए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात कृषक जो कार्यक्रम है, अभी मैंने इसका जिक्र किया था, इसके परिणाम स्वरूप जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उनका अध्ययन जो है इस उपागम के अंतर्गत किया गया है। और ये अध्ययन करने वाले विद्वान हैं पी.सी. जोशी। अभी मैंने एक पॉइंट किसान अध्ययन के उद्देश्य में भी बताया, वो यही पॉइंट है, यहीं से लिया है वो पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वही है ना। स्वतंत्रता के बाद जो भी किसानों के विकास के लिए, खेती के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, संचालित हुए हैं, उनके कारण, उनके परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन जो है इस उपागम के माध्यम से किया जा रहा है। और ये करने वाले विद्वान हैं पी.सी. जोशी, है ना। तो मैंने यहाँ पर विद्वानों के नाम भी लिखे हुए हैं। हालांकि ये सब इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अब मुझे तो बताना पड़ेगा। अब आप याद नहीं रख पाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो है ना, मैं ये कह दूंगी भाई आप याद नहीं रख पाओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ क्या मतलब इसका, तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो बताना तो पड़ेगा, है ना। अगर याद रख पाते हैं ये चीज तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या है, बाद में 10 ही नाम लिख दो, 1-2 के नाम लिख दो, वो भी एक तरीका है। पॉइंट ऐसे लिख दो बिना ऐसे, और बाद में जो है इस उपागम का इन विद्वानों ने प्रयोग किया है। तो ए.सी. देसाई तो लगभग वो याद ही हो गया होगा, है ना। कई बार ए.सी. देसाई का नाम आ गया, है ना। और ये थोड़ा सा नए नाम है, तो एक जैसे इंडियन नाम है पी.सी. जोशी, याद रख सकते हैं, है ना। भारतीय नाम जो है याद जल्दी हो जाते हैं, है ना। बाहरी जो नाम है वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं याद कर पा रहे हैं कि किस विद्वान ने इस उपागम के अंतर्गत किस तरह का अध्ययन किया, तो आप जो है 1-2 पॉइंट लिख करके और बाद में उनके नाम लिख दें। जैसे आगे इसमें लिखा हुआ होगा कि इन विद्वानों ने अपने अध्ययनों में इस उपागम का प्रयोग किया, बस खत्म बात। तो वो भी एक तरीका है ना। अब भाई नहीं याद रख पा रहे हैं तो फिर गलत लिखना नहीं है। आपने पता चला कि ये वाला लिख दिया पी.सी. जोशी के उसमें, और ऊपर वाला जो लिख दिया डेनियल हार्नर के उसमें, तो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि लिखो ही नहीं नाम, यहाँ पर लास्ट में एक साथ लिख दो, 2-3 के नाम जो भी जितने भी याद रहे, ठीक है। कृषक संरचना का अध्ययन भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण तथा वितरण की दृष्टि से किया है ना। भूमि का स्वामित्व किसका है,
नियंत्रण किसका है, वितरण किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन भूमि का किया गया है ना, तो उसका अध्ययन भी इस उपागम के अंतर्गत किया गया है। और ऐसा अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो है डेनियल थॉर्नर। तीसरी है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, जिसका जो कई बार हुआ है। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें कि उसकी जो कृषक संरचना है, किसानों की जो संरचना है, और कृषक समाज की संरचना, कृषक समाज है यहाँ पर, कृषक समाज की संरचना तथा उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। और इस उपागम का प्रयोग आंद्रे बेतेई, ये विद्वान हुए आंद्रे बेतेई, इन्होंने जो है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर कृषक संबंधी अध्ययन किया है, आंद्रे बेतेई, है ना। तो एक दो नाम ऐसे ही लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिख करके लास्ट में जो है एक दो नाम जो आपको याद रहे उनका उल्लेख कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कृषक संबंधी अध्ययनों को उपागम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आगे आता है भारत में किस तरीके से अध्ययन किए गए हैं। ये तो मैंने ओवरऑल बताए हैं, भारत में भी इनका यूज होता है इन उपागमों का, और बाहर भी होता है ना, अदर कंट्रीज में भी होता है। लेकिन अब भारत में किस तरीके से अध्ययन किए गए हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। भारत में कृषक संरचना वो दो भागों में बांट करके यहां पर मैंने बताया हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात, दो हिस्सों में बांट करके हम इसको बता सकते। भारत में कृषक संरचना या भारत में कृषकों के अध्ययन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में। चलिए कल इसको कंप्लीट करेंगे। कल ये मेरे ख्याल से कंप्लीट ही हो जाएगा, ये टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वो कल ये पूरा हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसमें ग्रामवाद अभी बचा हुआ, ग्रामीणवाद, तो बीच में कराऊंगा। इसके बाद फिर पंचायती राज वाला एक टॉपिक आता है। अब वो कई जगह है, 3 जगह, तो इसी पेपर में 3 जगह है, सेकेंड पेपर में ही 3 जगह है, पॉलिटी में है, और इसी पार्ट में 2 जगह है। इसी पार्ट में 3rd यूनिट में है और 5th यूनिट में भी है, अलग अलग संदर्भ में है हालांकि। तो उसको हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग संदर्भ पढ़ना है। 73 अमेंडमेंट के पहले पंचायती राज, 73 अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज, इस एस्पेक्ट से पढ़ना है। 5वीं जो यूनिट है उसमें सामुदायिक विकास में पंचायती राज की भूमिका, उस संदर्भ में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में, इसी पेपर के फर्स्ट पार्ट में ओवरऑल पढ़ना है, तो पॉलिटी के एस्पेक्ट से पढ़ना है ना, वहां तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो अलग अलग एस्पेक्ट से हमें जो है उसको पढ़ना है। तो कल तो नहीं, परसों इसको स्टार्ट कर देंगे हम।